इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि अमेरिका 35-40 दिन की लड़ाई के बाद किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने मॉरल विक्ट्री ले ली है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ले ली है। यूएस को लाना टेबल पे बात करने के लिए बड़ी बात है। मागा के अंदर एक ये बना कि इजराइल को आप नहीं छोड़ोगे तो हर तरह की परेशानी उठेगी और हम इजराइल के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से सर लगता है कि ट्रंप के लिए एक बड़ा सरदर्द है। यूएस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि यूएस की पब्लिक इस लड़ाई के खिलाफ है। ये जो लेबनान को लेके पूरा इजराइल का है जिस तरह से, और खासतौर पर रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला करने का जो नशा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इजराइल की मिलिट्री का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उनकी टैक्टिक्स का, उनका इनोवेशन का, उनके साइंस टेक्नोलॉजी, एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया उन्होंने, बहुत काबिले तारीफ है। ये फिट केस है टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। जिसने भी एग्जीक्यूट कराया, किसने ऑर्डर दिया इसको करने के लिए, और वो भी जब सीज फायर हो गई थी तो इसको तो दुनिया के इतिहास में दर्ज है दरिंदगी के लिए। ये जो 8 अप्रैल का वाकया जो इन्होंने इजराइल ने किया, और हर देश को इसको कंडेम करना चाहिए, और किया भी है लोगों ने। ये तो बिल्कुल अनपार्डनेबल ऑफेंस है, अनपार्डनेबल है जो इन्होंने किया। हिजबुल्ला को टारगेट करने के कवर में इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को जो है 10 मिनट के अंदर कहर बरपाया वहां पे। तो ऐसे अगर करने लग गए, और ये काफी दिनों से कर रहे हैं, इन्होंने वेस्ट बैंक में यही किया है, गाजा में यही किया है, और यूएस ने यही किया अफगानिस्तान में। जिनेवा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई, और उसके पहले कतर में बातचीत, दोहा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई। आप इस बातचीत को किधर जाते हुए देखते हैं? मिसट्रस्ट इस लेवल तक है कि ईरान बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता इनको, बिल्कुल भी ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट पे ये जो है बातचीत के लिए आए हैं। लेकिन फर्स्ट लेट्स अप्रिशिएट की बातचीत हो रही है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अशोक, हमेशा अच्छा लगता है। आपके चैनल पे अच्छी बातें होती हैं और बहुत सही तरीके से हम अपने दर्शकों तक पहुंच पा रहे हैं। तो आपको और आपके तमाम दर्शकों को जय हिंद और राम राम। जय हिंद सर। सर, ट्रंप का एक बयान आता है और बड़ा मतलब अजीब, मुझे कभी नहीं लगता कि कोई राष्ट्रपति इस तरह के बयान इसके पहले कभी देता रहा होगा। मुझे नहीं लगता। वो बयान देता है कि ईरान के पास कोई कार्ड्स नहीं है एंड इरानियन लीडर्स आर अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ सीज फायर, मतलब सो दैट दे कैन टॉक एट द सीज फायर टेबल। तो और ये सारा कुछ तब आता है जब बातचीत शुरू होने वाली होती है, बातचीत चल रही होती है। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत लंबा सवाल नहीं खींचूंगा, एक लाइन में पूछूंगा। एक तो इसका मतलब क्या है, और कार्ड्स जो होते हैं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप लोगों ने वो कार्ड्स शफल किए हैं अपने टाइम में। तो ये जो कार्ड्स होते हैं, ये कितने ईरान के पास हैं, कितने अमेरिका के पास हैं, कितने इजराइल के पास हैं, और ईरान क्या हार मानकर बातचीत करने आया है? इस पूरे माहौल पे सवाल मैं छोड़ देता हूं। इस पूरे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं, वो मैं समझना चाहता हूं। देखो अशोक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि अमेरिका 35-40 दिन की लड़ाई के बाद किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहली बात तो जो हम शुरू से कह रहे हैं, ईरान ने मॉरल विक्ट्री ले ली है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ले ली है, और जिस प्रकार से ईरान की लीडरशिप ने, लोगों ने अपना एक कैरेक्टर दिखाया इस पूरे लड़ाई में, उसकी वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीज फायर के लिए राजी हुए और आज पाकिस्तान में उनकी बातचीत हो रही है। तो इसी में ही ईरान की विक्ट्री है। स्टेलमेट एंड यूएस को लाना टेबल पे बात करने के लिए बड़ी बात है, और ये बातचीत ईरान के फेवर में इसलिए है। आप कार्ड्स की बात कर रहे हो, कार्ड्स कहीं या इंग्लिश में लिवरेजेस कहते हैं, है ना, आपके पास क्या क्या है। तो ईरान के पास 3 बड़े जबरदस्त लिवरेज हैं। पहला लिवरेज है ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने इकोनॉमाइज कर दिया है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी अपने घुटने पर आ गई है, दुनिया की इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ वन एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग इंटरनेशनल वाटर्स। और एक तरीका तो हम ऐसे देख सकते हैं कि भी इलीगल है, क्योंकि जो यूएन के लॉज ऑफ द सी है उसमें आप इंटरनेशनल वाटर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी देश के ऊपर इस प्रकार से इलीगल वॉर चलाया जाए, वो करेगा क्या? तो वो जो भी उसके पास उस टाइम हथियार होगा, तो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक वेपन के तौर पे, एक इकोनॉमिक लिवरेज के तौर पे है, और शायद ये सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका टेबल पे आया। दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से अमेरिकन मिलिट्री को, अमेरिकन बेसिस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने हमला किया है, ये अशोक चेंज हो गया डायनामिक्स इस लड़ाई का, और शायद हमें भी इससे बहुत कुछ सबक सीखना चाहिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पिन पॉइंट टारगेट पे हिट कर रही हैं, अमेरिका के एसेट्स को हिट कर रही हैं, अमेरिका के एलाइज को हिट कर रही हैं, और ड्रोन्स हिट कर रहे हैं। जबकि यूएस
ईरान की नेवी खत्म है, ईरान की एयरफोर्स खत्म है, ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट तकरीबन 80 to 90% डैमेज या खत्म हो चुका है। इवन देन ये करते जा रहे हैं। तो दूसरा लीवरेज ये है कि ईरान हारा नहीं है, अभी भी उसके पास असला है। तीसरा सबसे बड़ा लीवरेज जो या कार्ड है ईरान के पास, वो है नैरेटिव का। वो है जिस प्रकार से ईरान की जनता ने जवाब दिया है, पूरा देश एकजुट हो गया। जो इनका प्लान था कि हम टॉप लीडरशिप को मार देंगे, देश में एक बगावत हो जाएगी, अपनी चॉइस का लीडर बना देंगे, वो सब का सब फेल क्या, बिल्कुल गटर में चला गई वो सारी स्ट्रेटजी ईरान और इजराइल और यूएस की। तो ये बहुत बड़ा लीवरेज है कि जिस देश की पूरी जनता अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो, तो ये लीवरेज है। और चौथा बड़ा लीवरेज है कि दुनिया की दो महाशक्तियां चाइना और रशिया टोटली ईरान के साथ है। तो ये चार बहुत बड़े लीवरेज हैं। और इसीलिए आपने देखा कि यूएस डेलीगेशन की तो 2 दिन पहले गाड़ियां आनी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। ईरान का डेलीगेशन लास्ट मिनट तक अधर पे अटकी रही, बात आएंगे या नहीं आएंगे। और जब आए हैं ना अशोक, आप वो तस्वीर देखना, एयरक्राफ्ट के अंदर उन्होंने जो है खाली हवाई जहाज के अंदर सिर्फ 8-10 लोग आए हैं, इनके हर सीट के ऊपर उस बच्ची की तस्वीर लगाई है और उसका स्कूल बैग रखा है। और ये तस्वीरें दुनिया मीनाब की बच्चियों का। हाँ, तो जो नैरेटिव का वॉर है ना, वो जो है टोटली ईरान के फेवर में है। तो मुझे लगता है ये ईरान के पास नेगोशिएटिंग टेबल पे एसेट्स हैं और तो यहां से बातचीत शुरू होगी। तो मुझे नहीं लगता ट्रंप की ट्वीट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी देखो कंडीशन बहुत खराब है। एक तो लड़ाई में ठीक नहीं किया है, प्लस उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके पास दे हैव बीन लेफ्ट फ्रेंडलेस। और ऊपर से जो एप्स्टीन का बम फूट गया है उनके व्हाइट हाउस के अंदर ही आ गया, अब तो उनकी फर्स्ट लेडी भी इन्वॉल्व है और काफी कुछ है जो है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी उनको व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी जो है वो परेशान हो सकते हैं। और जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था मागा, उसके अंदर ही हम लोग एक बिल्कुल विस्फोट देख रहे हैं। जो कैंट का इस्तीफा हो या टकर कार्लसन के लगातार के बयान हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मागा के अंदर एक ये बना कि इजराइल को आप नहीं छोड़ोगे तो हर तरह की परेशानी उठेगी, और हम इजराइल के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से सर लगता है कि ट्रंप के लिए एक बड़ा सरदर्द है। हाँ देखो, अभी तक हम ईरान के लिवरेजेस और कार्ड्स की बात कर रहे थे। यूएस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि यूएस की पब्लिक इस लड़ाई के खिलाफ है। तो अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो, आपने मिड टर्म इलेक्शन भी फेस करना है और आपकी पार्टी ने भी वो करना है, तो आपकी इंपीचमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो और आपके लोग इस लड़ाई के खिलाफ हैं। और दुनिया भी देखो, पूरा नेटो चला गया, तो यूएस के पास क्या स्ट्रेंथ है? कमजोरी है कि नेटो में कोई साथ नहीं है। गल्फ कंट्रीज साथ छोड़ रहे हैं, 2 कंट्रीज ने तो कह दिया अपनी बेसिस खाली कर देना। और सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये सब भी खतरे में कि पता नहीं क्या ऑर्डर निकल के आएगा इसके बाद। तो यूएस एक वीक पोजीशन से जो है इस नेगोशिएटिंग टेबल पे है, और उसमें सबसे बड़ी वीकनेस वही है मागा। एंड जिस प्रकार से यूएस की आम पब्लिक और जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, उनकी मिलिट्री, उनके रिटायर्ड वेटरन जिनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, वो खुद कह रहे हैं कि वेटरन्स को अब या मिलिट्री को दिन आ जाएगा जब दे में डिसोबे ऑर्डर्स, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है आपके ऑर्डर्स। और चीफ को सैक कर दिया लड़ाई के बीच में। 12 टॉप जनरल्स को तभी होता है ना जब फ्रस्ट्रेशन होती है या चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही। तो ये लड़ाई में ना इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक लेवल पे हार इसलिए क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया तो उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे ईरान की पोजीशन निसंदेह जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे काफी मजबूत है। मैं आपको बताऊं, जो आप बता रहे थे उसमें ही जोड़ दूं। साउथ कोरिया वाला आपने देखा कि साउथ कोरिया ने स्पेशल एनवाय भेजा है ईरान में, और बताया ये जा रहा है कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट हैं तकरीबन 7-8 बिलियन के आसपास, जो कतर के एक बैंक में पड़े हुए हैं, साउथ कोरिया उसको डीफ्रीज करने को तैयार है। तो ये तो बड़ी जीत होगी अगर उसके एसेट्स डीफ्रीज होना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एसेट उसके फ्रीज पड़े हुए हैं यूरोप, अमेरिका और दीगर कंट्रीज में। आपने बहुत बढ़िया ये चीज उठाया। इसमें प्री कंडीशन 120 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज अनफ्रीज होंगे जी। 120 बिलियन डॉलर ईरान के जो है इन बैंकों ने फ्रीज करके रखे हुए इलीगली, वो कंडीशन है। और सैंक्शंस हैं, वो भी हैं कंडीशंस जो हटाने हैं, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तो ये आपने सही कहा, आपने इलीगली इन देशों ने इनके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए, इनके एसेट्स फ्रीज किए हुए, वो होंगे। और आपने देखा नहीं, स्पेन अपनी तेहरान के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है दोबारा। तो स्पेन तो सैंचेज की जितनी तारीफ करी जाए, आई थिंक इज अ रोल मॉडल आज के जमाने में। एक पॉलिटिकल लीडर को कैसे स्टैंड लेना चाहिए, ये स्पेन के लीडर ने दिखा दिया है।
सर एक चीज आपसे पूछूंगा, अपनी आर्मी लाइफ में आपने भी इजराइल को देखा होगा और इजराइल की हम बड़ी तारीफ सुनते रहे, मोसाद की तारीफ सुनते रहे, इजराइल की खुद दावा करता है कि वो दुनिया के सबसे मोरल आर्मी है। हालांकि कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता, हमारी इंडियन आर्मी उनसे तो ज्यादा मोरल है। उन्होंने, हमारी इंडियन आर्मी ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की जिसमें हमको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आज साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट कोट किया है जिसमें वेस्ट बैंक में एक बच्चे को फेंकते हुए या एक आदमी को फेंकते हुए एक वीडियो है और उस पर इजराइल में काफी नाराजगी चल रही है। लेकिन मैं बात दूसरी करना चाह रहा हूं। सीज फायर की बात होती है और लेबनान पे जो हमला होता है, मैं हिजबुल्लाह नहीं लेबनान कह रहा हूं, अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि रेजिडेंशियल इलाके में हमला हुआ। बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, उनके बिल्कुल बगल में हुआ। उन्होंने भी ये बात कही कि मैं खतरे में था। एम्बुलेंसेस को अब अटैक किया जा रहा है और 250 से ज्यादा लोग वहां कंफर्म डेथ हुई है। एग्जैक्टली डेथ किसकी कितनी हुई है किसी को नहीं पता है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इतनी जंगें हुई हैं। बांग्लादेश वाली जंग में हम शामिल रहे, मैं जानबूझकर बहुत ये कर रहा हूं। चाइना के साथ हमारी 62 में जंग हुई है, हार जीत सब छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमने कभी भी या किसी भी शरीफ देश ने कभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया है। बड़ी बड़ी जंगें सर, हमारी भी उम्र हो गई, आप तो खैर उसमें शामिल होकर देख चुके हैं, कभी ये नहीं देखा गया। इसको आप फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, सीज फायर रुकवाने के लिए किया गया। अगर सीज फायर रुकवाने के लिए भी किया गया तो किसी और जगह पे किया जा सकता था। ये जो लेबनान को लेके पूरा इजराइल का है जिस तरह से, और खास तौर पर रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला करने का जो नशा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो है, जो मॉरल हाई ग्राउंड था ना किसी जमाने में इजराइल का, मैं इजराइल की मिलिट्री का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। उनकी टैक्टिक्स का, उनका इनोवेशन का, उनके साइंस टेक्नोलॉजी, एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया उन्होंने, बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन जब से इन्होंने जो गाजा में किया इन्होंने जेनोसाइड, और अब जो किया ना, इसको ब्लैक वेंसडे बोल रहे हैं अशोक, ब्लैक वेंसडे 8 अप्रैल अब इतिहास में दर्ज हो गया। आप 250 कह रहे हो, 300 से ऊपर लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेजिडेंशियल एरियाज को इतनी 10 मिनट का ये एक अर्थक्वेक था, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था जो इन्होंने किया। और इसकी पूरी दुनिया जितना कंडेम किया जाए वो करना चाहिए। और मतलब इसमें औरतें बच्चे रेजिडेंशियल एरिया में करो तो कौन, घरों में कौन रहता है, औरतें बच्चे होते हैं। तो ये बहुत ही निर्दयी और बहुत ही ये क्रिमिनल्स हैं। ये फिट केस है टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। जिसने भी एग्जीक्यूट कराया, किसने ऑर्डर दिया इसको करने के लिए, और वो भी जब सीज फायर हो गई थी, तो इसको तो दुनिया के इतिहास में दर्ज है दरिंदगी के लिए, ये जो 8 अप्रैल का वाकया जो इन्होंने इजराइल ने किया, और हर देश को इसको कंडेम करना चाहिए और किया भी है लोगों ने। तो ये तो बिल्कुल अनपार्डनेबल ऑफेंस है, ये अनपार्डनेबल है जो इन्होंने किया। हिजबुल्लाह को टारगेट करने के उसमें कवर में इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को जो है 10 मिनट के अंदर कहर बरपा है वहां पे। तो ऐसे अगर करने लग गए, और ये काफी दिनों से कर रहे हैं, इन्होंने वेस्ट बैंक में यही किया है, गाजा में यही किया है, और यूएस ने यही किया अफगानिस्तान में, यूएस ने। और अभी एक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बहादुर ऑफिसर, विक्टोरिया क्रॉस विनर, परमवीर चक्र के बराबर, उसको अरेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने। आपको ये हमारे मीडिया में कम आया, पता है क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए वहां पे, और उनके ही साथियों ने इसके बारे में एविडेंस दी है कि ये वहां अफगानिस्तान में करके आए। उन्होंने बहुत बुरा हाल किया इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, और इजराइल की जेलों की तो मैं बता नहीं सकता हूं अशोक। वीडियोस और जो इंसिडेंट्स बाहर आते हैं, जिस तरीके से पैलेस्टीनियन औरतें और पैलेस्टीनियन लोगों के साथ जो अरेस्ट है इनके जेलों में, मैं बता नहीं सकता हूं लाइव पे कि किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो ये दरिंदगी की और एक हेट इस लेवल तक पहुंच गई है। ये बहुत दुख की बात है दुनिया के लिए। और इसको तो अगर कोई इसको अगर शर्मनाक नहीं बताता तो बहुत ही दुख की बात है। और भारत में भी अनफॉर्चुनेटली इस पे सिर्फ कंसर्न जाहिर किया है, कंडेम नहीं किया इसको जी। तो हम अगेन एक और मॉरल हाई ग्राउंड हमने मिस कर दिया, हमारे पास मौका था। तो ये तो बहुत ही खराब है। ब्लैक वेंसडे 8 अप्रैल 2026 जो इजराइल ने किया लेबनान में, ये हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है। कम से कम इस घटना का तो कंडेम हमारी सरकार कर ही सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा डिप्लोमेटिक बयान था जिसमें वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों की चिंता वगैरह थी, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। खैर, लौटे हम इस्लामाबाद की तरफ। अपनी जिंदगियों में हमको ये देखना था कि इस्लामाबाद जो है वो पीस करा रहा है, शांति करा रहा है, और सारी दुनिया उसको शुक्रिया कह रही है शांति कराने के लिए। दुख होता है कि हम इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हैं। ईरान के
विदेश मंत्री का ट्वीट आया था कि फला फला कंट्रीज से हमने बात की इसके पहले, और उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं था, जबकि बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनका नाम था। उसको खैर छोड़ देते हैं, वो तो ऐसी बात है जो कहने में हमें भी दर्द होता है बार बार, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। आप इस बातचीत को किधर जाते हुए देखते हैं? दो संभावनाएं बनती हैं, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इन दोनों को कैसे देखते हैं? सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा तो आगे क्या होगा? एस्केलेशन की संभावना है क्या? देखो, भविष्य में क्या होगा अशोक, हमें नहीं पता, है ना। ये बातचीत के नोबडी नोस कि फाइनली जब टेबल पे मिलेंगे क्या बात होगा, बट लेट अस टॉक कि एटलीस्ट ये बातचीत हो रही है और इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है। बट सर मैं यहाँ पे रोक रहा हूं, फिर आप आगे ले लीजिएगा। यहीं से 2 बार बातचीत हो चुकी है, हमने देखा। जिनेवा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई। उसके पहले कतर में बातचीत, दोहा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई। जिनेवा वाली बातचीत में तो जो ओमान था उसमें मीडिएटर, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और ईरान लगभग सारी सारी शर्तों को मान रहा था। तो एक शक का माहौल तो बनता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। वो तो देखो, मिसट्रस्ट इस लेवल तक है कि जो है ईरान बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता इनको, बिल्कुल भी ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट पे ये जो है बातचीत के लिए आए हैं वो। लेकिन फर्स्ट लेट्स अप्रिशिएट की बातचीत हो रही है और मैं हैरान हूं। हम ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि बातचीत, पाकिस्तान का स्टेटस क्यों, कद क्यों ऊंचा हो रहा है। ये अगर आप सिंदूर के बाद देखो तो एक पैटर्न नजर आता है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से आलिंगनबद्ध किया पाकिस्तान को और उनकी मिलिट्री को, जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, आईएसआई ने टेररिज्म फैलाया दुनिया में और भारत, इस सारी दुनिया मानती है। बट इवन देन जिस तरीके से उनके आर्मी चीफ को ट्रंप ने उनको एक हाई स्टेटस दिया और वही इस बैकग्राउंड में लगे हुए थे, तो पहली बात तो ठीक है, हमारे को बुरा लग सकता है, लेकिन वी मस्ट वेलकम दीज टॉक्स। अगेन वी विल मिस एन अपॉर्चुनिटी। मस्ट वेलकम द टॉक कि कोई तो करा रहा है, कोई भी कराए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें बुरा लग रहा है हमारे पड़ोस में है और हमारे दुश्मन देश में हो रहा है, लेकिन टॉक्स हो रहे हैं तो हमारे यहाँ रिलीफ मिलेगी ना भाई। मार तो हमें पड़ रही है, तो उस हिसाब से हमें इसको वेलकम करना चाहिए टॉक्स को, और इस पे जो है कीनली वॉच करना चाहिए किस तरफ ये बातचीत जाएगी। और पाकिस्तान का इसमें रोल, इसके पीछे चाइना का रोल है। चाइना ने नज किया है। चाइना जब तक तेहरान को राजी नहीं करता, तेहरान नहीं आता यहाँ बातचीत के लिए, ईरान के लोग, तो चाइना का रोल भी इसमें एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे को। कहीं ना कहीं रशिया का रोल भी इसके अंदर है। कहीं ना कहीं रशिया ने भी धमकाया है इजराइल को और अमेरिका को कि हद पार होगी, अब बातचीत कर लो। तो 2 महाशक्तियां पीछे लगी हुई हैं और पाकिस्तान की के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका रोल है, उनके आर्मी चीफ का रोल है इस पूरी चीज के अंदर, एंड टू ब्रिंग अमेरिका। ये दोनों लोग चाइना गए थे, वहां के फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों चाइना गए थे। यस, चाइना गए थे और चाइना से ही, वहीं से फिर ये बॉल रोलिंग स्टार्ट हुई है और यहां तक पहुंची है। तो चाइना इज कीनली वॉचिंग दिस, चाइना का इसमें पूरा रोल है इसके अंदर, एंड ठीक है, अब वी मस्ट होप कि ये सक्सेसफुल हो एज अ पॉजिटिव नेशन, एज अ पॉजिटिव नेशन, एज अ पॉजिटिव पीपल। और जिसकी इतनी गरीबी, जहां इतना जॉब्स जा रही हैं, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की शिप्स लदी पड़ी हैं, जो सामान जाना है वेस्ट एशिया में रुका पड़ा है, वो तेल का प्रॉब्लम है। तो हमें तो वेलकम करना चाहिए। अगर ये लास्टिंग सीज फायर होती है तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि किसी प्रकार से इस रीजन में पीस आए और दोबारा से हमारी इकोनॉमी को जो एक धक्का लगाई है किक स्टार्ट हो जाए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन लास्टिंग सीज फायर होगी, इसकी उम्मीद कितनी है? देखो, मैं पर्सनल तौर पे ना, मैं वो अलार्मिस्ट नहीं हूं, ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करता हूं। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, पूरी उम्र ऐसी रही है, तो मैं हर चीज को फेस वैल्यू पे लेने में मेरी फितरत ही है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है कि क्योंकि जेडी वांस सही सिलेक्शन है वहां से, क्योंकि जेडी, देखो ना, वैसे जेडी वांस का कैरेक्टर जो हो, उनके बारे में जो आता, मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन ही वॉज अगेंस्ट द वॉर। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जेडी वांस ने कमिट किया है कि आप कह रहे हो तो कर देंगे, लेकिन आई एम अगेंस्ट द वॉर, सो ही इज कम फ्रॉम देयर। तो उम्मीद है कि थोड़ी सी वो समझेंगे इस चीज को। और ईरान की तरफ से तो आप समझ ही गए हो, उनके असेंबली के स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनके 1-2 इकोनॉमिस्ट भी आ रहे हैं जो इनको एक्सेल शीट पे दिखाएंगे कि तुमने हमारे साथ क्या किया है और कितना तुमने हमें, जब वो फिगर जब एक्चुअल मीटिंग में आएंगी तो यूएस डेलीगेशन कैसे इन चीजों को लेगा और बाहर क्या होगा, अंदर क्या होगा, वी डोंट नो, बट आई एम होपफुल
कि समथिंग पॉजिटिव कैन कम आउट ऑफ दिस, होना चाहिए। डिप्लोमेसी के बारे में कहा जाता है कि बेस्ट डिप्लोमेसी तभी होती है जब स्पॉटलाइट से दूर होती है। स्पॉटलाइट अगर रहेगी तो डिप्लोमेसी ठीक नहीं होगी। तो जो आप कह रहे हैं कि वो एक्सेल सीट में दिखाएंगे, वो ये भी दिखाएंगे कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाते, हमसे तेल लेते रहते, हमारे साथ बिजनेस करते होते, तो आपका कितना फायदा होता, ये भी मेरे ख्याल से एक्सेल सीट में दिखाएंगे। और साथ में सर, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी गए हुए हैं। मैं ये आखिरी सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ और मैं चाहता हूं आप इसको क्लियर करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बिठा दिया गया है या लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाना होता है। ये न्यूक्लियर को जानने वाले लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल बिजली के लिए भी किया जाता है, एनर्जी और बाकी सारी चीजों के लिए भी किया जाता है, और एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसके ऊपर जब जाएगा तब बम बन पाएगा। ईरान हाँ, 60% एनरिचमेंट की बात कर रहा है, उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा इस पर चाहूंगा कि आप बात रखें न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाले पूरे मामले बहुत को बहुत लेकर। बढ़िया सवाल पूछा। और मेरा मेरा जो मेरी पीएचडी इसी सब्जेक्ट में है, न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ग्रेट। इसमें है। ग्रेट। तो इसलिए मेरे दिल के करीब है ये सब्जेक्ट, बट हमारे मीडिया में ना डिस्कस नहीं होता है। हम चिल्लम चिल्ली में रहते हैं, असली मुद्दों पे बात करते ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे आपके साथ ना बात करने में मजा आता है, क्योंकि हम ना बहुत तसल्ली से कुछ इश्यूज को डील करते हैं। देखो, न्यूक्लियर इशू बहुत लाइव इशू है। पहली बात तो, ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, हम नहीं है। हमको बिना एनपीटी साइन करे हुए, बिना सीटीबीटी साइन करे हुए, हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने एक्सेप्ट किया। वो एक अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है, कभी और बात करेंगे कैसे भारत ने अचीव किया ये मिरेकल 98 के बाद। ईरान ने साइन किया हुआ है। ईरान की हर न्यूक्लियर फैसिलिटी को आईएईए के रिप्रेजेंटेटिव आके इंस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ईरान ने केस किया हुआ, वो स्पाई कर रहे थे अमेरिका के लिए, सम ऑफ ग्रासी देम। ग्रासी के ऊपर, हाँ। तो तो ईरान ने तो अयतुल्ला खमैनी का फतवा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, क्यों बनाए न्यूक्लियर बॉम्ब। तो तो एक बात है। दूसरा, आपने जो बात की एनरिचमेंट की, इनके पास 500 कुछ किलो है, वो 60% एनरिच्ड है। उसको बिजली में भी चाहिए, मेडिकल में आज बहुत जबरदस्त न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेडिसिन का, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर अभी तो न्यूक्लियर मेडिसिन इतनी यूज हो रही है। मेडिसिन के सेक्टर में बहुत कम, और पावर सेक्टर में है, और तमाम इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। तो 60% है। बॉम्ब बनाने के लिए 90% से ऊपर चाहिए, 90% से ऊपर चाहिए, जो कि अलग साइंस है, ये अलग ही चीज है, 60 से 90 लेके जाना उसको। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान उस फेज में है। लेकिन अब अगर ये सही नहीं चली बातचीत, और सैंक्शन नहीं हटे, इनके फ्रीज नहीं हुए, और ये सारी यहाँ शांति का माहौल नहीं आया, और लोगों ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया ईरान की पावर को, ईरान ऐसे कंट्री, ऐसे सिविलाइजेशन, तो ये आप देखते जाना कुछ सालों में ये नई लीडरशिप आ गई ईरान की, अब ये ट्रस्ट नहीं करेंगे, अब ये कभी भी जो है आने वाले सालों में। और चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया, बहुत लोग हैं, पाकिस्तान भी है साथ में, पता नहीं कौन किसको क्या मदद दे सकता है फ्यूचर में, वी डोंट नो, बट दे शुड एक्सेप्ट ये प्रपोजल। और ये तो आईएए की एक इंस्पेक्शन होती है। आई थिंक इससे ज्यादा और देश क्या कितना झुकेगा अपने ऊपर जो है ये ना हो। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू जरूर है, बट पहले दूसरे इश्यूज हैं, अकाउंट फ्रीज करने के, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, और ये सब इश्यूज अगर रिजॉल्व होंगे तो न्यूक्लियर पे भी बातचीत हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ ईरान आसपास भी नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो ये बेहद जरूरी बात थी और मैं चाहता था कि आप इसको टेक्निकली थोड़ा समझा दें, क्योंकि वही जो आपने कहा कि यूरेनियम की बात आई और लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एटम बम बना लिया, एटम बम बना देगा। ऐसा लगता है कि मतलब ग्लास में पानी भरना है, 60% भरा है, 30% भर देंगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा उसको आप समझा देंगे। और आपको हम बुलाते ही इसीलिए हैं कि वो सारी चीजें जिस पर आमतौर पर समझ नहीं होती है, बहुत मोटी समझ होती है, उसको टेक्निकली भी, आर्मी के लिहाज से भी और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी आपसे हम समझ सके। तो सर, लगातार बातचीत होती रहेगी और आप पॉजिटिव थिंक करते हैं। मेरे साथ थोड़ी दिक्कत यह है कि मैं थोड़ा शक के साथ देखता हूं चीजों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही हो। आज मैं चाहता हूं कि आप सही हो, मैं पूरी तरह से गलत साबित हूं और ये बातचीत सक्सेसफुल हो, जंग रुके, हिंदुस्तान में जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो, और दुनिया में जो एक थर्ड वर्ल्ड वार का एक डर बना हुआ है। क्योंकि एक और खबर है जिस पर आगे किस दिन हम बात करेंगे, ताइवान की जो कुओमिंतांग पार्टी की लीडर है, विपक्ष की लीडर है, वो पहुंची हैं चाइना
और वो वहां पर इस बात के लिए कह रही है कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते, अगर यूक्रेन रशिया से नहीं लड़ सकता तो हम कैसे लड़ सकते हैं। तो यूनिफिकेशन का वो सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंची है। ये भी अपने आप में एक बहुत मजेदार होगा और एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन खत्म हो जाएगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आहटें दिख रही थी वो हमारी पीढ़ी को, हमारे आने वाली 10-12 पीढ़ियों को ना देखना पड़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।